हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। दोस्तों, इसके पहले हमने इस पे 2 वीडियो बनाया। एक पे हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन समझाने की कोशिश की, जहां पे हमने ये बताया कि चुनाव क्या होता है और चुनाव के प्रतिनिधि कैसे चुनाव लड़ते हैं या कैसे उनकी जीत होती है। फिर हमने बताया कि चुनाव और लोकतंत्र एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और फिर उसकी व्यवस्था के बारे में किया। दूसरे वीडियो में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात अप्रत्यक्ष विधि के बारे में हमने चर्चा किया। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं चुनाव की जो सबसे महत्वपूर्ण और विशेष प्रणाली है, जिसका नाम है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, और ये काफी ज्यादा हिंदुस्तान में लोकप्रिय भी है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 में, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, और हम उसको समझेंगे कि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्या होती है, जिसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई चुनाव पद्धति है तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय चुनाव पद्धति यही है, जिसे हम लोकप्रियता के आधार पर मानते भी हैं। चलिए तो देखते हैं। तो कह रहा है कि भारत जैसे विशाल देश में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली की लोकप्रियता ज्यादा है तथा बड़े देश के लिए यह आसान भी है। क्या है? आसान भी। यानी भारत जैसे देश जो एक विशाल लोकतंत्र का उदाहरण है, इसके लिए ये प्रणाली क्या है? आसान भी है। अब कहिएगा सर आसान कैसे है? तो आसान इस क्षेत्र में है कि यहाँ पर क्या होता है कि पूरा, जैसे मान लीजिए पूरे भारत है, ये इस भारत में अलग अलग क्या है निर्वाचन क्षेत्र है, और ये अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए हम अलग अलग, जैसे ये एक निर्वाचन क्षेत्र तो यहाँ के लिए हम प्रतिनिधि को जारी करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रतिनिधि होगा। जैसे समानुपातिक व्यवस्था में हमने क्या किया, प्रतिनिधि को जारी किया, जितनी सीट थी उतना प्रतिनिधि, और जितना सीट मिला उसके आधार पर हमने अपना कलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि अगर एक चुनाव क्षेत्र है ये, तो इसमें कई सारे प्रतिनिधि यहाँ पे खड़ा होंगे, और जिसको भी एक वोट अधिक मिल जाएगा, कितना? एक भी वोट अगर अधिक मिल जाता है, एक भी वोट अगर अधिक मिल जाता है तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है? चुनाव जीत जाता है। क्या हो जाता है? चुनाव जीत जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 500 वोट मिला और किसी व्यक्ति को 501 वोट मिल गया, तो ये व्यक्ति जीत जाता है। और हमारे जो मतदाता होते हैं उनके पास एक अच्छा विकल्प भी होता है उन्हें देखने के लिए कि हाँ, वो जो मेरा उम्मीदवार है वो कैसा है कैसा नहीं है, मैंने जिसको सीट दिया है वो कैसा लड़ रहा है कैसे नहीं लड़ रहा है, ये सारी चीजें ना उसे चुनने का एक अवसर मिल जाता है, और देख भी लेता है, और अपना ही उम्मीदवार खुद ही अपना मनपसंद व्यक्ति को वोट देकर के वो जिताता भी है। इसलिए भारत जैसे लोकतंत्र में जहां विशाल संख्या है, ये बहुत ही लोकप्रिय है। हर आदमी को, जो अनपढ़ भी होता है ना, और जिसे बहुत ज्यादा राजनीति का ज्ञान नहीं होता, वो भी समझ जाता है कि ये 10 में से ये व्यक्ति भी मेरे लिए काम कर सकता है, इसी को हम वोट देंगे, और उसे वोट देकर के वो जिताने में भी क्या करता है? भूमिका निभाता है। तो इसीलिए कहते हैं भारत जैसे विशाल देश में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली की लोकप्रियता ज्यादा है तथा बड़े देश के लिए आसान भी है। इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। ये प्रणाली हमने लंदन से लिया। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजयी हो जाता है, विजयी होगा, चाहे जीत का अंतर केवल एक ही वोट क्यों ना हो। यानी अगर किसी व्यक्ति को 200 वोट मिला, दूसरे वाले व्यक्ति को 201 वोट मिला, वोट का अंतर जो है वो केवल एक ही क्यों ना हो, उसकी जीत हो जाएगी। इसीलिए इस व्यवस्था को ज्यादा भारत में लोकप्रियता मिलती है। ठीक है, इसीलिए इसकी व्यवस्था को लोकप्रियता ज्यादा मिल जाती है। आगे समझ में। अब कह रहा है मतदाता बिना किसी दबाव के, कोई दबाव भी नहीं होता है, क्योंकि जहां वोट देने जाते हैं वहां पे कोई रहता नहीं है, सिंगल मैन होते हैं, हमारी मर्जी है हम किसे वोट देंगे किसे नहीं वोट देंगे। इसलिए तो इसे हम गुप्त मतदान की प्रक्रिया कहते भी हैं। किसी दबाव के अपने हिसाब से प्रिय उम्मीदवार को वोट देता है। यह प्रणाली जो है, ये प्रणाली सरल भी है, और उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का ज्ञान नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि जिन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं भी है, वो भी व्यक्ति बड़ी आसानी से इस प्रक्रिया को जीत जाता है। संसदीय प्रणाली में आवश्यक है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत मिल जाए। यानी जो कार्यपालिका होती है, उस कार्यपालिका को विधायिका में अगर बहुमत मिल जाती है
तो उसकी सरकार बनती है और वो बहुमत से अपनी सरकार चलाती है और कोई उसमें कोई विपक्ष पार्टी उसकी रोक टोक नहीं करता। वैसे विपक्ष को तो सवाल ही करने का ही मौका होता है कि विपक्ष का मतलब ये सवाल करे कि सरकार जो चल रही है वो तानाशाही ना हो पाए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें अगला ये कह रहा है कि चुनाव में जिस प्रतिनिधि को ज्यादा वोट मिल जाता है वह चुना जाता है। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव में जनता वोट देती है। जनता को अपनी पसंद से नेता चुनने का बहुत सारी विधियां हैं और वही सब बहुत सारी विधियों के माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ जाते हैं। कुछ तरीकों में बड़े दल को लाभ पहुंच जाता है, कुछ तरीके बहुसंख्यक समुदाय के पक्ष में चले जाते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे ये प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में हम इसे बांट देते हैं। कह रहा है कि समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुमत मिलना कठिन होता है। सर्वाधिक वोट से जीतने वाली पार्टी को बोनस के तौर पर भी कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती है। चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प भी होता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीद को कार्य प्रणाली से प्राप्त अनुभव को प्रमाणित करता है। यानी जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जो संविधान हमारे लिख रहे थे, उन लोगों के सामने एक उम्मीद थी कि ये प्रणाली हमारे लिए बेहतर होगा और इसीलिए हमने इस पर ज्यादा फोकस किया। आम मतदान के लिए सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली सरल भी है और सुपरिचित भी सिद्ध हुई है। देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवार के चुनाव का अवसर मिल जाता है कि हम अपना उम्मीदवार यानी अपना कैंडिडेट चुनते हैं। जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, चुन लेते हैं। यह प्रणाली राज्य तथा केंद्र में बड़े दलों को बहुमत प्राप्त करने में भी सहायता प्राप्त करती है। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली अपनाई गई। 89 में बहुदलीय गठबंधन सरकार के चलने और विभिन्न राज्य में द्विदलीय व्यवस्था भी उभर करके आने से थोड़ी सी इसमें दिक्कतें पैदा हुई है। भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को भी अपनाया गया है। यानी कुछ सीटें हमको क्या किया गया है संसद में, जिसे 543 सीट है ना, इस 543 सीट में से कुछ सीटें क्या कर दी गई है, जो हमारे एसी हैं या हमारे एसटी हैं, इन दोनों भाई बहनों के लिए कुछ सीटें हमें आरक्षित कर दी गई है ताकि सभी आदमी को बराबर अवसर मिले। आरक्षित की गई है ताकि अवसर मिले, क्योंकि चुनाव एक पैसों वाला प्रक्रिया होता है, पैसों की प्रक्रिया होती है, उसमें पैसा ज्यादा लगता है और ऐसे में कोई व्यक्ति मान लीजिए चुनाव लड़ रहा है और ज्यादा पैसा उसे देना पड़ता है, ज्यादा चुनाव लगता है, तो आम आदमी चुनाव में नहीं लड़ सकता है। इसीलिए कुछ सीटें किसी खास समुदाय के लिए, व्यक्ति के लिए क्या कर दी गई है, आरक्षित कर दी गई कि उसको वहीं से वही सीट पर से वही व्यक्ति लड़ेगा, उसी समुदाय का लड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि वहां का व्यक्ति जीत सकता है। तो संसद में सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा, वरना किसी का पहुंचेगा किसी का नहीं पहुंचेगा तो मुश्किल हालात हो जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता तो वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित की गई है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सीट है और ये सीट किसी एससी के लिए आरक्षित कर दी गई है, तो यहाँ से उम्मीदवार तो केवल एससी होगा, लेकिन वोट देने के लिए उसे सभी लोग देंगे, जनरल भी देंगे, एससी भी देंगे, एसटी भी देंगे, महिला भी देंगी, मुस्लिम भी देंगे, ओबीसी भी देगा, सब कोई उसे वोट देगा, लेकिन केवल उम्मीदवार ही एससी का होगा। सर्वाधिक मत वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का नुकसान होता है। भारतीय सामाजिक परिवेश में अधिक महत्वपूर्ण यही है। सर्वाधिक मत से जीतने वाली प्रणाली का परिणाम दबंग सामाजिक समूह भी उठा लेता है कई बार, और बड़ी जातियों को नहीं बल्कि दलित उत्पीड़ित समूहों को डराया तथा भेदभाव होने लगता है। जिसे कहने का मतलब ये हुआ कि इस पार्टी में कोई दबंग आदमी खड़ा हो जाएगा और दबंग आदमी खड़ा होकर के क्या करेगा, आम पब्लिक को नुकसान करेगा। जो साधारण व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको चुनाव में जीतने का अवसर नहीं मिलता है और दबंग वाले लोग व्यक्ति जीत जाते हैं। तो इससे कई बार दबंग व्यक्ति को लाभ भी मिल जाता है और साधारण व्यक्ति को नुकसान होता है इस प्रणाली से, क्योंकि सबको समान अवसर इसमें मिलता है। यही बात ये बताने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। आगे क्या कह रहा है कि पृथक ने, अब हमारे यहाँ ना एक चुनाव प्रणाली पृथक भी होती है। पृथक पहले थी, अब तो नहीं है, पहले एक बार थी पृथक चुनाव प्रणाली, और एक होता है क्या, आरक्षित चुनाव प्रणाली। दो, ये तो अंतर भी पूछाता है क्लास में आपको कि पृथक चुनाव प्रणाली और आरक्षित चुनाव प्रणाली में क्या अंतर है। आरक्षण में तो जिस व्यक्ति के लिए
आरक्षित किया जाता है ना, उसी व्यक्ति को वोट देने का केवल वही व्यक्ति खड़ा होता है, वोट उसे सब लोग देते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष वाले में क्या होता है, अरे पृथक वाले में जिस समुदाय के लिए आरक्षित किया गया उसी समुदाय का खड़ा भी होगा और उसी समुदाय का व्यक्ति भी उसे वोट देगा। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित किया गया, तो मुस्लिम समुदाय का तो व्यक्ति खड़ा होगा, साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के सारे लोग ही उसे वोट देंगे, अन्य कोई वोट नहीं देगा। यही नीति हमारे 1909 में लाई गई थी, जो हमारे यहाँ एक आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और वहां से मुसलमानों को विशेष अवसर दिया गया और यही वो बीज रोपी गई जिससे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया। यही अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को न ला करके आरक्षण वाली व्यवस्था को भारत में रखने की कोशिश की थी। कह रहा है कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है, क्योंकि पहले ही खतरनाक रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था पर बहस भी हुई थी। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था का मतलब है कि वोट सभी लोग दे सकते हैं, परंतु उम्मीदवार केवल उसी समुदाय का होगा जिस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई है। इसी प्रकार कह रहा है कि भारत में ऐसे सामाजिक समूह जो पूरे देश में फैले हैं, संविधान में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यसभा तथा लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था भी उन्हें किया गया है। यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, परंतु संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2027 तक कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत में जनसंख्या में इसका अनुपात है। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि हमने किसी व्यक्ति को ज्यादा आरक्षण दे दिया। अर्थात कहने का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर एससी की संख्या 10% है तो 543 जो सीट है उसका 10% उनको भी दिया जाएगा। ये नहीं कि हमारे उनकी सीटों की संख्या हम दे दें 20% और जनसंख्या कितनी है 10%, ऐसा नहीं है। सबको समान अवसर दिया गया। जितना उनका सीट है, जितनी उनकी जनसंख्या पूरे देश में है, उसी के आधार पर उनको संसद में सीट देने की बात की गई है। इसी को हम लोग कहते हैं। ऐसा नहीं कि अधिक हमने दे दिया है। अब आता है दोस्तों लोकसभा के 543 सीटों में 84 सीट तो अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 35 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के सभी विधानसभाओं में 543 में से कुल 24 विधायक ही आदिवासी थे। निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण का निर्णय स्वतंत्र संस्था आयोग द्वारा लिया गया। अब बताइए 1500 में से मात्र 24 लोग हुए, तो फिर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व तो हुआ कहां से? कहां से हुआ? 10% भी नहीं हुआ। इसलिए हमने ये व्यवस्था किया है और 543 में से 84 और 47 ये हमने क्या किया है, इतनी कलेक्ट कर दिया। ये इतना पर एससी एसटी के लिए आरक्षित सीट होगा, जिसे परिसीमन आयोग कहा था। अब परिसीमन आयोग क्या होता है? तो ये क्षेत्रों का क्या करता है, सीमांकन करता है। और परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। सभी राज्यों में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्र का कोटा होता है, जिसका निर्धारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात में ही किया जाता है। दोनों आदमी मिलकर के करते हैं लोग। राज्यसभा तथा विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए मांग उठ रही है। महिलाओं को ऐतिहासिक सीटें आरक्षित करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। चुनावी प्रणाली को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष प्रक्रिया से होना चाहिए। यह प्रणाली निष्पक्ष तथा पारदर्शी भी होनी चाहिए, जिससे कि मतदाताओं की इच्छा तथा उम्मीद चुनाव परिणाम में न्यायपूर्ण ढंग से बनी रहे। क्योंकि जब हम वोट देंगे और उसका कोई महत्व नहीं होगा, हमारी वोट चोरी हो जाएगी, हमारा पारदर्शिता नहीं रहेगी, तो फिर हमें वोट देने में इंटरेस्ट नहीं होगा। और नहीं होगा तो फिर जब जनता ही वोट नहीं देगी तो फिर लोकतंत्र किस काम का रहेगा? लोकतंत्र क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। इसीलिए लोकतंत्र में सबको साझेदारी होनी चाहिए और लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होनी चाहिए। चुनाव आयोग इसे कराता भी है बाखूबी। भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।